कि हम इसके अंदर भी दो लेयर्स देखते हैं, एक लेयर आउटर हो गई ये वाली और एक इनर लेयर ही होगी। ओके, क्लियर है पॉइंट? ये हाइड्रा है, इसकी ये दो लेयर्स हो गई और ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका क्या है, इधर की माउथ हो गया। ओके, सो दिस इज द माउथ, माउथ यानी स्टोमा। और स्टोमा के नीचे ये जो छोटी सी जगह है इसको हाइपोस्टोमा बोल देते हैं। स्टोमा के नीचे हाइपोस्टोमा, ठीक है। दो लेयर्स हैं इसकी बॉडी की। तो जो इनर लेयर है, जो सॉरी आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है बेटा, उसको हम नाम दे देते हैं लेट से एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और इनर लेयर को हम नाम देते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, कूल, फाइन। So outer layer is epidermis and the inner layer is gastrodermis. Okay. अब इसके भी सारे नहीं, अगर मैं कुछ 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 सेल्स की बात करूं, गैस्ट्रोडर्मिस के कुछ सेल्स की बात करूं, तो गैस्ट्रोडर्मिस को यहां पे दिखाऊं आपको। तो गैस्ट्रोडर्मिस के कुछ सेल्स ऐसे हैं, दो तरीके के सेल्स मिलेंगे आपको, एक्चुअली तीन तरीके के। एक सेल्स के पास ऐसे ऐसे फ्लैजिला होगा, कुछ के पास हो सकता है सूडोपोडिया भी हो। सूडोपोडिया आप जानते हैं, जैसे अमीबा के पास सूडोपोडिया और वैसा होगा, ठीक है। और कुछ सेल्स के पास, कुछ सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने वाले होंगे, ठीक है। तो ये सेल्स फ्लैजिला वाले हैं, ये पोडिया वाले हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने वाले हैं। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग मिलेगी इसके आउटर एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सेल्स आपको मिलेंगे। अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूं तो एपिडर्मिस में आपको एक स्पेशल सेल मिलेंगे, स्पेशली टेंटिकल्स के ऊपर। स्पेशली कहां पे? टेंटिकल्स के ऊपर एक स्पेशल सेल्स मिलेंगे नोन एज नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट सेल्स। आइए इन नीडोब्लास्ट सेल्स की थोड़ी सी बात कर दें। भाई ये वाले सेल्स गैस्ट्रोडर्मिस के हैं, ये वाले हैं, ये गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स हैं, ठीक है। और अब मैं बता रहा हूं एपिडर्मिस के नीडोब्लास्ट के सेल्स। एपिडर्मिस के नीडोब्लास्ट के सेल्स कैसे होंगे, ध्यान दीजिएगा ब्लैक बोर्ड में यहां पे। ओके, इस एरिया पे ध्यान दीजिए, यहां पे बना रहा हूं नीडोब्लास्ट के सेल्स। नीडोब्लास्ट के सेल्स कैसे होते हैं? पे अटेंशन। नीडोब्लास्ट के सेल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। ओके, ये एक नीडोब्लास्ट है। ये क्या है? नीडोब्लास्ट है। दिस इज द नीडोब्लास्ट, ठीक है ना। अब नीडोब्लास्ट में आप जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, सपोज आपको नजर आ रहा होगा ये डायग्राम, इसको थोड़ा सा और क्लियर बताते हैं यहाँ पे। जैसे आप नीडोब्लास्ट का एक डायग्राम देख रहे हैं कोने में, इसमें क्या क्या है? इसमें एक कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, जिसके अंदर, इस कैप्सूल के अंदर क्या रहता है? इस कैप्सूल के अंदर ये स्टिंगिंग ऑर्गन रहता है, जिसको हम नेमाटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। द नेमाटोसिस्ट, द स्टिंगिंग ऑर्गन। क्या है ये? स्टिंग ऑर्गन। ओके, तो यहाँ पर ये एक स्टिंग ऑर्गन है। अभी काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये हाइड्रा है, ठीक है ना। दिस इज लेट से हाइड्रा है। अब जरा पूरा ध्यान दीजिए, पहले आप इस डायग्राम को दोबारा देख लीजिए कि दिस इज द डायग्राम ऑफ नीडोब्लास्ट। इसके पास ये कैप्सूल है, ये स्टिंगिंग ऑर्गन है। और एक और चीज होती है यहाँ पे, अगर बात करें, यहाँ पर एक होता है ट्रिगर। जैसे गोली का ट्रिगर होता है ना, वैसे ये ट्रिगर है, इसको बोलते हैं नीडोसेल। तो ये नीडोसेल इज द ट्रिगर। और एक पूरा डायग्राम किसका है? नीडोब्लास्ट का है, ठीक है ना। आइए अब मैं आपको पूरा डिटेल में वन बाय वन सारी चीजें लिंक लिंक करके बताता हूँ कि मैं आपको नीडोब्लास्ट क्यों बता रहा था और हाइड्रा के स्ट्रक्चर क्यों बता रहा था। अब हर चीज मैं आपको लिंक करके बताता हूँ, ध्यान से सुनेगा मेरी बात। अब एज्यूम कीजिए, समझने की कोशिश करना कि लेट्स से ये जो मेरा हाथ है, मैं थोड़ा और पास आ जाता हूँ ताकि थोड़ा और बेटर नजर आए। ओके, अब पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेगा, सबका ध्यान मेरी बात पे, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके,
सो लेट्स से ये हाइड्रा है या जेलीफिश है। जेलीफिश ऐसी होगी, लाइक ऐसे स्विम करेगी, जेलीफिश ऐसे स्विम करती है, लाइक दिस इज जेलीफिश स्विमिंग, वंस अगेन विल सी, इस तरीके से। कभी देखा हो आपने? दिस इज द जेलीफिश स्विमिंग। ओके ओके, हाइड्रा स्विम नहीं करता, हाइड्रा सेसाइल है, एक ही जगह रहता है। ओके, दिस इज द डिफरेंस। मान लीजिए हाइड्रा है। ओके, अब हाइड्रा के पास मान लेते हैं एक छोटा सा कोई ऑर्गेनिज्म आया, छोटा सा क्या ऑर्गेनिज्म आया, उसको इस ऑर्गेनिज्म में फूड नजर आया। क्या नजर आया? फूड नजर आया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसके जो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स होते हैं ना हाइड्रा के, जो टेंटिकल्स हैं, उन टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है ये द नीडोब्लास्ट, द स्टिंगिंग ऑर्गन, डंक मारने वाला ऑर्गन। अब जैसे ही वो आसपास आएगा तो वाटर में कुछ चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस को सेंस करेगा हाइड्रा। कैसे करेगा ये इंपॉर्टेंट है, सेंस कैसे करेगा? आप कैसे सेंस करते हो? न्यूरॉन से सेंस करते हो। तो हाइड्रा के बिना ये जो किसी भी टीनोफोरा के ये बीच वाले रीजन में, दोनों लेयर्स के बीच वाले रीजन में, जिसको आप मिजोग्लिया बोल सकते हो, ये वाला रीजन, बीच वाला रीजन, जिसको आप मिजोग्लिया बोल सकते हो, ये रीजन, इस मिजोग्लिया के अंदर, बीच वाले रीजन मिजोग्लिया के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब देयर आर नर्व नेट, पूरा नर्व नेट होता है, नर्व का एक गुंजाल होता है, उसे बोलते हैं नर्व है, नर्व नेट, पूरा न्यूरॉन्स का गुंजाल होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे कि ब्रेन में न्यूरॉन है ना, बस ब्रेन के तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेयर्स में, नर्व्स की फॉर्म में, इसके ऐसे नेट की फॉर्म में फैले हुए हैं, एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, चार न्यूरॉन। ठीक है ना? कैसे, मैं एक बार आपको थोड़ा डायग्राम दिखा देता हूँ। अब आप ना थोड़ा यहाँ लेफ्ट में देखिए, फोकस ऑन द लेफ्ट रीजन, जहाँ पे मैं फोकस करवा रहा हूँ आपको, यहाँ फोकस कीजिएगा जरा थोड़ा सा। तो आई टेल यू किस तरीके से न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन्स किस तरीके के होते हैं, ये एक, दो, है ना, देख रहे हैं आप किस तरीके से, तो ये तीन, मतलब पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है न्यूरॉन्स का। ये न्यूरॉन हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, ये न्यूरॉन हो गया, है ना, ये एक न्यूरॉन हो गया, ये लाइन गई यहाँ से, यहाँ एक न्यूरॉन हो गया, है ना, न्यूरॉन हो गया, फिर न्यूरॉन हो गया, फिर न्यूरॉन हो गया, है ना। तो इस तरीके से पूरे न्यूरॉन का ना, न्यूरॉन्स का एक नेट लाइक सिस्टम बना हुआ है, जाल बना हुआ है। तो न्यूरॉन्स का जाल बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं नर्व नेट। तो नर्व नेट कहाँ पे? नर्व नेट है बेटा कहाँ पर? यहाँ पर, इस मिजोग्लिया के अंदर। और इसकी एपिडर्मिस जो है, जो आउटर लेयर, जो एपिडर्मिस है, जो आउटर लेयर है, इसके ऊपर प्रेजेंट है कुछ सेंसरी सेल्स। क्या प्रेजेंट होंगे? सेंसरी सेल्स होंगे। ठीक है, तो दीज आर व्हाट? लेट्स से सेंसरी सेल्स, सेंसरी सेल्स। ओके, सेंसरी सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर सेंसरी सेल्स है, जो कहीं पे भी रह सकते हैं, अंदर वाले लेयर पे भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एपिडर्मिस की बात कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि इसके जो एपिडर्मिस है, अब ये हाइड्रा है, ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म आया, जैसे इसके पास आया, केमिकल पानी, वाटर की जो केमिकल नेचर है वो चेंज हुई। जैसे ही वाटर की केमिकल नेचर थोड़ी सी चेंज हुई, ऑफ कोर्स उसको सेंस कौन करेगा? इसके बाहर के जो सेल्स है, सेंसरी सेल्स, उसको सेंस कर लेंगे। सेंस करते ही ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंच जाएगी? नर्व नेट के पास पहुंच जाएगी, जो उसका नर्वस सिस्टम है। ठीक है ना? दैट इज अ काइंड ऑफ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, क्योंकि कोई हेड नहीं है। कोई हेड होता तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता, कोई हेड नहीं है, तो दैट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो नर्व नेट है, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब वहां से इंफॉर्मेशन पहुंची, और वो इंफॉर्मेशन पहुंच के सीधा किसके पास जाएगी बेटा? लास्ट में जो बना रखा है ना नीडोसेल, उसके पास जाएगी, यानी नीडोब्लास्ट के पास जाएगी, इस स्टिंगिंग सेल्स के पास जाएगी। अब जैसे स्टिंगिंग सेल को पता चलेगा कि आसपास केमिकल नेचर बदला है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म आया है, वैसे ही ये एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव कैसे हो जाएंगे मैं बताता हूँ। आप इसका ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, नीडोसेल, जो इसका बाहर आ रहा है ऐसे, है ना, ये जो बाहर आ रहा है हंटर की तरह, ये बाहर नहीं होता, ये अंदर ऐसे होता है। मेरे हाथ को मैचिंग कीजिए, ये ऐसे अंदर की तरफ होता है, छुपा होता है अंदर की तरफ। जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है, इसका ट्रिगर एक्टिवेट होता है कि हाँ, कोई केमिकल चेंज, कोई पैथोजन आ गया है, कोई प्रेडेटर आ गया, या कोई प्रे आ गया है, कुछ भी बाहर आया है, जैसे को स्टिमुलेशन मिलेगा, वैसे ही ये इस तरीके से लाइक दिस ऐसे अंदर से एकदम ऐसे बाहर आएगा। तो ये जो पार्ट है नीडल से, ये अंदर होती है, कैप्सूल के अंदर दबी होती है ना। आपने देखा ना टॉयज आते हैं, ऐसे 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 खोलो ढक्कन, और ऐसे एकदम से बाहर आ गए, वैसे ही कुछ कि आपने ट्रिगर दबाया और एकदम से ऐसे गोली की तरह ये बाहर आया, और गोली की तरह बाहर आते ही अटैक करेगा किसके ऊपर? जो भी बाहर होगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म इसके पास आया था, उसको उसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया,
अटैक करके, ठीक है, मान लो ये अगर हाइड्रा है तो ऐसा होगा ना, तो उस पर अटैक कर दिया, अटैक करके इसके जो टेंटिकल्स है उसने इसको धक्का दिया, और धक्का देके कहाँ ले आए, माउथ के पास ले आए, किसके पास ले आए, माउथ के पास ले आए, और उसको इंजेस्ट कर लिया, क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया। तो क्या फंक्शन देखा आपने, नीडोब्लास्ट का अटैक करने के लिए, खाने की जरूरत पड़े तो अटैक करने के लिए नीडोब्लास्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जब अटैक करता है तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म मर कैसे गया, वो इनएक्टिवेट कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी जो चोंच है ना, ये जो निमेटोसिस्ट है, जो इसका ये पूरा का पूरा थ्रेड लाइक स्टिंगिंग ऑर्गन है, उसमें एक टॉक्सिन होता है। जैसे आपको मधुमक्खी काटेगी तो उसमें टॉक्सिन होगा, स्पाइडर काटेगा तो उसमें टॉक्सिन होगा, सांप काटेगा तो उसमें टॉक्सिन होगा। तो इसके अंदर भी टॉक्सिन होता है। कैसा टॉक्सिन होता है, हिप्नोटॉक्सिन होता है। हिप्नो मतलब हाइप्नोटॉक्सिन बोल सकते हैं, HYPNOTOXIN। आपने हिप्नोटाइज सुना होगा ना, हिप्नोटाइज कर देना, इनएक्टिवेट कर देना। तो ऐसे इनएक्टिवेट कर देने वाला टॉक्सिन होना हिप्नोटॉक्सिन। तो टॉक्सिन दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म को, जो भी ऑर्गेनिज्म के आसपास आया उसे क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। और टेंटिकल्स, एक मिनट अभी नहीं, बीच में नहीं, वो बंद, माइक बंद। तो टेंटिकल्स से वो जो स्टिंगिंग सेल ने अटैक किया है, वो सीधा इसको उसके फूड कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। क्लियर पॉइंट, कहाँ चला जाएगा, माउथ के अंदर चला जाएगा। अब पे अटेंशन, तो मैंने को पूरी कहानी बता दी, किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिली, कैसे उसका अटैक किया, कैसे वो फूड कहाँ चला गया, माउथ के अंदर चला गया। अब माउथ के अंदर फूड जाने के बाद क्या होगा, पे अटेंशन। जैसे ही फूड माउथ के अंदर गया, ठीक है, अब मैं वो वाला डायग्राम बता रहा हूँ, आखिरी वाला, दिस लास्ट डायग्राम आई एम इरेजिंग। ओके, अब इस पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब ये फूड यहाँ गया, अंदर गया माउथ के, सेम चीज ये बता दिया, ये भी अंदर के सेल्स है। तो मान लो यहाँ पे आए तो ये अंदर के सेल्स है ना, ये इसी हिस्से को बना रखा है यहाँ पे। जैसे ही फूड आया, ये वाले जो सेल्स है ना, जिनके पास एंजाइम्स है, ये आपके इंटेस्टाइन के जैसे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज करेंगे, और इस एंजाइम से इस फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब ये एंजाइम है, ये एंजाइम इसको ब्रेक कर देंगे, किसमें, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे। अब ये डाइजेशन यहां हो रहा है, सेल के अंदर नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है। तो ये किस तरीके का डाइजेशन है, ये एक तरीके का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। मतलब सेल के बाहर होने वाला डाइजेशन, नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन डाइजेशन यहां खत्म नहीं होगा। डाइजेशन होने के बाद, ठीक है, ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, ये हर जगह ही होंगे, ये वाले सेल्स, ये वाले सेल्स इस फूड को अपनी तरफ डायरेक्ट कर लेंगे, और फिर बचा हुआ डाइजेशन इन सेल्स के अंदर होगा। ठीक है, तो पहले डाइजेशन हुआ एक्स्ट्रा सेल्युलर, पहले बाहर डाइजेशन हुआ नोन एज एक्स्ट्रा सेल्युलर, और फिर डाइजेस्टेड खाने को अंदर सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर फर्दर उसको सेल के अंदर क्या किया गया, ब्रेक किया गया। मतलब बाद में फिर कैसा हुआ, इंट्रा सेल्युलर। तो दोनों तरीके के डाइजेशन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर एज वेल एज इंट्रा सेल्युलर। अनलाइक 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 स्पंजेस, स्पंजेस में मतलब क्या था, इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन। अच्छा, ये तो हुआ खाने की बात। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, इनके जो ये स्ट्रिंगिंग सेल्स हैं, ये सिर्फ खाने के लिए, अटैक के लिए काम नहीं करते। सपोजिंगली जेलीफिश है ना, या जेलीफिश है, राइट, जेलीफिश है या हाइड्रा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके आसपास कोई ऑर्गेनिज्म आ गया इसको खाने के लिए, इस पे अटैक करने के लिए, तो भी उसको ये अटैक करते हैं, तब डिफेंस के लिए। तो सिर्फ ऑफेंस ही नहीं, मतलब दूसरे पे अटैक ही नहीं, डिफेंस के लिए भी ये वाले सेल्स क्या रहते हैं, स्टिंगिंग सेल्स जरूरी रहते हैं। तो हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स का क्या फंक्शन रहता है, डिफेंस एंड ऑफेंस। इतना ही नहीं, कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो स्टिंग नहीं करते, जो स्टिंग नहीं करते। कुछ स्टिंगिंग सेल्स स्टिंग ना करके कुछ एडहेसिव स्ट्रक्चर रिलीज करते हैं, ठीक है ना, या ऐसे गोल 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 घूम जाते हैं। मतलब कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सम स्टिंगिंग सेल्स, आप ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन। मेरे पास जगह कहाँ है, यहाँ पे, ये नर्व नेट मिटा रहा हूँ मैं आपके लिए, इस नर्व नेट को मिटा देते हैं। नर्व नेट आपको समझ में आएगा, नर्व नेट क्या है, ये सब समझाने के लिए था, ठीक है। हाइड्रा का ये भी डायग्राम में मिटा देते हैं, पता ही लग गया आपको हाइड्रा के, ठीक है। तो कुछ स्टिंगिंग सेल्स कैसे होते हैं, इनका जो स्टिंगिंग ऑर्गन है ऐसे 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 घूम जाता है, कैसे, ऐसे, है ना।
इनका स्टिंग क्या होता है, ऐसे ऐसे घूम जाता है। अब घूम जाता है तो क्या हुआ, ऐसे घूम घूम के किसी को भी ऐसे रोल करके अटैच कर लिया। जैसे आप रस्सी नहीं घुमाते, घुमा घुमा के आप फेंकते हो, कहीं पर अटैच कर लेते हो, तो वैसे ही घूम घूम के क्या कर लिया, अटैच कर लिया। तो इस तरीके के सेल्स घूम घुमा घुमा के अटैच कर लेने वाले, है ना। कुछ स्टिंगिंग सेल्स ऐसे होते हैं जो एडहेसिव मटेरियल रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, एडहेसिव मटेरियल, चिपकाने वाला मटेरियल। तो इस तरीके के जो नीडो नीडो ब्लास्ट हैं, इस तरीके के जो नीडो ब्लास्ट हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल कोई जेलीफिश है, कोई सिलेंट्रेट है, उसने इस तरीके का नीडो ब्लास्ट रिलीज किया, घुमाने वाला या एडहेसिव वाला, और कहीं पे अटैच हो गया, अटैच होके वहां पे ऐसे झूलता रहा, एक ही जगह पे अटैच हो गया। मतलब एक जगह पे अगर फिक्स रहना है, थोड़ी देर के लिए खड़ा रहना है, तो अपने इस नीडो ब्लास्ट की मदद से भी वो खड़े रह सकते हैं। तो तीसरा फंक्शन आपके नीडो ब्लास्ट का क्या हो गया, पहला ऑफेंस था, दूसरा डिफेंस था, तीसरा नीडो ब्लास्ट का फंक्शन हो गया एंकरेज। एंकर समझते हो ना, एंकर मतलब जोड़ के रखना, शिप का एंकर होता है जो उसको जोड़ के रखता है। तो एंकरेज तीसरा फंक्शन हो गया। तो मतलब नीडो ब्लास्ट तीन फंक्शन कर सकता है, ऑफेंस, डिफेंस एंड दी एंकरेज। और एक सिलेंट्रेट के पास हो सकता है तीनों तरीके के नीडो ब्लास्ट हो, और जनरली होते भी हैं तीनों तरीके के होते हैं। जब भी जो भी जैसे भी काम आए वैसे काम कर लिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं सिलेंट्रेट्स को दूसरा नाम देता हूँ द निडेरिया। तो इसका नाम निडेरिया आपको समझ आ गया क्यों है निडेरिया। जिनके पास नीडोब्लास्ट है वो कौन हो गए आपके लिए, निडेरिया हो गए। क्लियर। अब अगला नाम पे आते हैं इनके। अगला नाम है इनका सील एंड ट्रेटा, ठीक है ना, जो भी यहीं से रिलेटेड है। अब देखिए सील, सील का बेटा मतलब होता है कैविटी। कैविटी, क्या इसके पास एक कैविटी है, यस कैविटी है। देखिए ये सीलोम नहीं है, ठीक है ना, सीलोम इज सील कैविटी डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म। इसके पास मिजोरम तो है ही नहीं, तो ये सिलोम नहीं है, ये कैविटी है बस। ठीक है, जैसे आपके पेट के अंदर कैविटी है ना, तो जस्ट अ कैविटी, सील, सील, ओके। अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने आपको आर के एंट्रॉन पढ़ाया था। आर के मतलब प्रिमिटिव, एंटरॉन मतलब इंटेस्टाइन, राइट। तो एंट्रॉन मैंने आपको इंटेस्टाइन पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो एंट्रॉन का मतलब इंटेस्टाइन होता है, ठीक, ओके। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कैविटी इंटेस्टाइन की तरह बिहेव कर रही है, यस कर रही है। आपके इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन होती है फूड की, और फूड का एब्जॉर्प्शन होता है क्या होता है। तो इस कैविटी में भी ये हो रहा है, फूड को पहले एक तरीके से डाइजेस्ट कर रहे हैं और एक तरीके से एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, है ना। ये कौन है जो बार बार प्रेजेंट कर रहा है, अपनी प्रेजेंटेशन बंद करो। अब मेरे 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 पॉइंट को पिन करके बैठो जरा शांति से, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या देखा आपने, व्हाट डू यू सी, कि फूड को डाइजेस्ट भी किया गया और फिर एक तरीके से एब्जॉर्ब भी किया गया। तो ये जो कैविटी यहाँ दिख रही है, जो ये वाली कैविटी है, इट इज अ सील बिहेविंग लाइक एन एंडरॉन। सील बिहेविंग लाइक एन एंडरॉन। इसीलिए हम इस कैविटी को एक नाम दे देते हैं। इस कैविटी का नाम है बेटा सील एंटरॉन। इस कैविटी को हम सील एंटरॉन भी बोल देते हैं। और जिसके पास सीलेंटरॉन हो वो कौन हो गया, सीलेंटरेटा। अब ये जो बात है ना, सीलेंटरेटा क्यों नाम है, कहीं नहीं मिलेगा तुमको। खोज लेना किताबें, खोज लेना यूट्यूब चैनल, खोज लेना पूरा, जहां से भी खोज सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कहा कई चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ बता दूंगा आपको, और वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, कितना मर्जी खोज लेना। ठीक है, तो इसलिए सब लोग पूरे ध्यान ध्यान सुनो। अ कैविटी, सील, behaving like an enteron, hence the name coelentron for the cavity, and those who have this coelentron are known as seal and terata. And because they have one thing more, the nidoblast, hence the name Cnidarians. तो ये है इसके नाम के पीछे का रहस्य। तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अब कोई मुझसे कुछ कुछ पीछे बोल रहा था, अब बोलिए क्या कह रहा था, उसको क्या था बोल। हाँ आयान रजा, कुछ कह रहे थे आप बीच क्लास में, अब बताइए क्या कह रहे थे। यस सर, जैसे आप कुछ ज्यादा फास्ट हो गया था, आपकी आवाज कट कट के फिर आ रही थी फास्ट की वजह से। तो बेटा अगर आवाज कट कट के आ रही है तो आप बेटर इंटरनेट यूज कीजिए, वो सर आपकी आपकी टेक्नोलॉजी की फास्ट दिक्कत है। वॉइस की वजह से। आप क्या यूज कर रहे हो, कौन सा नेट यूज कर रहे हो।
सर 4G। नहीं, आप क्या मोबाइल का नेट यूज कर रहे हो, वाईफाई यूज कर रहे हो? सर मोबाइल। सब लोगों को आवाज कट कट के आ रही थी क्या? नो सर। देखिए, दो तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। पहला, जो मेरे एंड से हो, दूसरा जो आपके एंड से हो। इशू जब मेरे एंड से होगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं ठीक करूंगा, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं रिपीट भी करूंगा। अगर इशू आपके एंड से है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें इंटरनेट का इशू किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे एंड से होगा तो आई विल रेक्टिफाई, आपकी तरफ से होगा तो आप रेक्टिफाई कीजिए। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? सर आपको ये हाइपोस्टोमा क्या होता है? हाइपोस्टोमा, देखो, हाइपो क्या होता है ना, हाइपो क्या होता है, तुमसे कोई पूछे गौतम कि तुम हाइपर क्यों हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? गुस्सा मतलब क्यों आ रहा है? हाँ, क्या आ गुस्सा रहा आ है? रहा है। हाँ, गुस्सा। हाइपर मतलब गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा है। तो अगर ये गुस्सा है तो हाइपो क्या होगा? शांत। हाइपर इज, हाँ, शांत। हाइपर इज राइज, ज्यादा, है ना? हाइपर टेंशन, हाई बीपी। हाइपोटेंशन, लो बीपी। तो हाइपो मतलब लो होता है। तो स्टोमा के नीचे जो स्ट्रक्चर है उसे हाइपोस्टोमा बोल दिया। स्टोमा इज माउथ। ओके सर। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? आपको जो नोट करना कर रहे हो। वो नीडोब्लास्ट वाला डायग्राम मैंने मिटा दिया था, किसी को चाहिए तो मैं दोबारा बना सकता हूँ। इस सारी चीजों को मिटा दें, आगे बात करें। मैंने आप लोगों से दो सवाल पूछे हैं। पहला, कि क्या किसी को जरूरत है कि मैं नीडोब्लास्ट करा के दोबारा बनाऊं? मैंने बीच में मिटा दिया था उसको। नो सर। हाँ कि ना? सर ठीक नो है। सर। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा कि आपको जो पढ़ा है वो समझ में आ गया, आगे बढ़े मिटा के, इसको भी मिटा के आगे बढ़े। यस यस सर। सर। यस सर। सर। चलिए आगे बात करते हैं, पे अटेंशन ना। आगे बात कर रहे हैं, तो यही सारी जो बातें करी हैं, इसी को मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। पहला, डाइजेशन। अब फिजियोलॉजी पे आ गया ना, कि बेसिक फीचर्स मैंने आपको सिलेंडर्स से बता दिए थे। क्या बताया था? चलिए किसी से पूछ ही लेते हैं, कौन है सबसे ऊपर नाम में? अकेडमिक जन्मा विहार, उसके बाद अखिल सिंह। अखिल सिंह, आवाज आ रही है मेरी? अखिल सिंह, आई एम ऑडिबल? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। खैर, अखिल सिंह माइक बंद कर लीजिए, कोई बात नहीं, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। अखिला लोशीदाक्षन, लोहिताक्शन सर। क्या नाम है बेटा? लोहिताक्शन। लोही लोहीदाक्षन, क्या नाम है तुम्हारा? अखिला? हाँ यस सर, अखिला। ओके, अखिला। ओके अखिला, कौन से स्कूल से आप? सर केरला स्कूल, मयूरिया फिश 3। हाँ, तुमसे बात हुई थी केरला स्कूल, या ओके। नॉट आंसर द फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस क्विकली। हैबिटेट ऑफ सिलेंड्रेट्स, aquatic. व्हाट They are काइंड ऑफ aquatic. एक्वाटिक? फ्रेश वाटर, मराइन वाटर? Marine water, I think. नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर। व्हाट अबाउट हाइड्रा? Sir, both.
both aquatic as well as aquatic, fresh water as well as marine water. Example, hydra is fresh water. Okay, next question. Symmetry. Radial symmetry, sir. Radial symmetry, that is symmetry of multiple planes. Question number next. Number of germ layers. 2. 2. Hence diploblastic, triploblastic. Diploblast. Coelomates, acoelomates. 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 I suppose this is बंद कर लीजिए माइक का खिला. I suppose that is clear to everybody. ठीक है. Okay. आगे बात करते हैं. अगला सवाल पहले बता देता हूँ. अपोजिट डायरेक्शन से किया जाएगा. दैट इज यहाँ तो वैभव जैन या शुभम 11C. ठीक है. और फिर उसके बाद वाला कहीं बीच से. तो आप सब लोग क्लास में जरा ध्यान देते रहें क्योंकि क्वेश्चन किसी के पास भी आ सकता है. ओके. सो वैभव जैन. वैभव आवाज आ रही है? वैभव जैन आवाज आ रही है तो रिप्लाई कीजिए, नहीं आ रही तो मैसेज में टाइप करके रिप्लाई कीजिए. शुभम 11C. यस सर. हाँ, डाइजेशन के केस में क्या रहेगा? और वैभव जैन आपका आंसर चाहिए मुझे मैसेज के अंदर अगर आपको आवाज आ रही है तो. हाँ शुभम, ये बताइए मुझे कि डाइजेशन कैसा होता है सिलेंट्रेट्स के अंदर? अभी पढ़ाया मैंने, अभी थोड़ी 2 मिनट पहले जो पिछला बोर्ड रखे उसमें बताया था. तुम सिलेंट्रेट्स के डाइजेशन के बारे में क्या जानते हो? पता है तो आंसर दो, नहीं पता तो नो सर बोलो. टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए वेट करने के लिए. सर वो नाइट एरिया से डाइजेशन करता है. वो जब उसके आसपास कोई ऑर्गेनिज्म आता है तो नाइट एरिया उसे कैच कर लेता है और नाइट फिर एरिया वो कैच कर लेता है कि नीडोब्लास्ट स्टिंग करके उसे वहां पे इनएक्टिव कर देता है. नीडोला सर. हाँ, कैच नहीं करता, अटैक करता है. टेंटिकल उसका जो टेंटिकल है वो उसको अपनी तरफ माउथ के अटैक करता है. यस हाँ सर. फिर सर फिर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या क्या नोट्स में होगा ना, देख के बताओ जरा. मैं तुमसे सिंपल इतना पूछ रहा हूँ कि डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है? सर इंट्रासेलुलर. चहल तोमर. यस सर. डाइजेशन सर जो इंट्रा सेलुलर कि डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर? सर दोनों होता है. शुभम को बताओ जरा. हाँ जो शुभम, डाइजेशन बंद कीजिए माइक. चहल एक मिनट, थैंक यू. ओके सर. हाँ शुभम जी, डाइजेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रा सेलुलर होता है. पहले फूड आएगा, उसको एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे, फिर उस फूड सेल के अंदर जाएगा, वो सेल फिर डाइजेस्ट करेगा. तो दोनों तरीके का डाइजेशन होगा, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर. ये स्टूडेंट भी आपकी क्लास की जिसने आंसर दिया है, वो भी यही इसी क्लास में बैठी है, वो भी यही सुन रही है. तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर.
दोनों तरीके का होगा, ठीक है, क्लियर। ओके, रेस्पिरेशन की बात करते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों इसके पॉलीफेरा के जैसे हैं। किसके जैसे? पॉलीफेरा के जैसे, कि बॉडी से सिंपली, बॉडी है ना, बॉडी से सीधा ऑक्सीजन ले लिया, CO2 लिबरेट कर दिया, सिंपल बाय डिफ्यूजन, सिंपल बाय डिफ्यूजन, ठीक है ना। वैसे रेस्पिरेशन है इसका। एक्सक्रीशन भी इसका पॉलीफेरा जैसा है, एक्सक्रीशन भी कैसा है इसका? पॉलीफेरा जैसा है। और अब मुझे नेहा प्रसाद बताएंगे कि पॉलीफेरा का एक्सक्रीशन कैसा था। नेहा प्रसाद, आवाज आ रही है? नहीं आ रही तो मैसेज में रिप्लाई कीजिए। नेहा प्रसाद। और ये वैभव जैन का मैसेज अभी तक नहीं आया यहाँ पे। यस सर। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ओके, मुझे फटाफट से बता दे कि ये पॉलीफेरा में एक्सक्रीशन कैसे होता है? अमोनिया डिफ्यूजन। वेरी गुड। बॉडी सरफेस से कि कैसे? बॉडी सरफेस से। वेरी गुड। बंद कर ले माइक। ओके सर। ओके, तो वैभव जैन, ना आपका कोई मैसेज आया है, ना आपकी आवाज आई है। आप क्लास में करने क्या बैठे हैं? ओके, चलिए, क्लास में सिर्फ उतने लोग रहेंगे जो टाइम पे रिस्पॉन्ड कर सके। माइक खराब है तो आप लिख के मैं रिप्लाई कीजिए। ये जो सन्नाटा बन के यहाँ नहीं बैठेंगे आप लोग चुपचाप। तो जैसे कि आपको बताया था, पॉलीफेरा के अंदर एक्सक्रीशन अमोनिया का था, वो पानी में रह रहा था। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, तो पानी में, क्योंकि पानी में था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पानी के अंदर सीधा अमोनिया आयन रिलीज कर दिया, राइट। तो ऐसा एक्सक्रीशन था इसका पॉलीफेरा का। सिमिलर एक्सक्रीशन है सिलेंट्रेट का, तो कोई खतरनाक, कोई अलग से एक्सक्रीशन नहीं है, सिमिलर ही है, ठीक है ना। तो हमने एक्सक्रीशन में याद रखना है कि वो भी एक्सक्रीट करता है कैसे? अमोनियम आयन एक्सक्रीट करता है, अमोनोडेलिक है। कैसा है? अमोनोडेलिक है, ठीक, एज सिंपल एज दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन हो गया। दूसरे पॉइंट्स पे चलते हैं। रेस्पिरेशन, डायरेक्शन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम। चलिए नर्वस सिस्टम के बारे में बताइए, क्या है इसके पास? देखिए, इसके पास हेड नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉपर ब्रेन नहीं है, देयर इज नो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं। देखिए, आपके दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, मैं आपको आज समझा रहा हूँ और आगे के लिए आप जिंदगी भर याद रखेंगे, ठीक है ना। आपके दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आपको मैं बताता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके मेन हेड के जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है, कि स्कूल में प्रिंसिपल सर ने, मैम ने अनाउंसमेंट किया कि आज से क्या कहते हैं, हर क्लास जो है असेंबली में आएगी, लाइन बना के, प्रॉपर लाइन बना के असेंबली में आएगी। ऐसा मान लेते हैं, एक अनाउंसमेंट प्रिंसिपल ने कर दिया। तो जिसने अनाउंसमेंट किया वो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो फैसला ले रहा है। आपकी बॉडी में कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो फैसला लेते हैं कि क्या होगा, कि मैं हाथ उठाऊंगा, हाथ पीछे रखूंगा, मैं हाथ को ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा, मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ये सारे फैसले कौन ले रहा है? ब्रेन ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ कुछ फैसले जल्दी लेने पड़ रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड ले रहा है, राइट। तो वो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सिर्फ फैसले लेने से काम नहीं चलेगा, फैसले इंप्लीमेंट भी करने पड़ेंगे। आपके प्रिंसिपल ने बोला ठीक है, लाइन बना के सब लोग आएंगे, लेकिन क्या लगता है सारे स्टूडेंट लाइन बना के आ जाएंगे? नहीं आएंगे। अब ये आइडिया को इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये हर टीचर का क्लास टीचर करेगा। तो जो क्लास टीचर होंगे वो ख्याल रखेंगे कि जो असेंबली के लिए जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो फिर वो लाइन बना के जाए। तो फैसला जिसने किया वो आपका ब्रेन है,
ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उस फैसले को जनता के ऊपर, जनता माने आपकी बॉडी, और यहाँ पर है स्टूडेंट्स, ओके। तो उस फैसले को स्टूडेंट्स के ऊपर लागू किसने किया? इंडिविजुअल क्लास टीचर्स ने। तो वो हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है पॉइंट? तो जो फैसला करता है वो सेंट्रल, जो फैसले को करवाता है फाइनली वो पेरिफेरल, और जो जिस पे फैसला लिया जाता है, जो अल्टीमेटली काम करता है, वो आपकी बॉडी। आइए इस पे अब वापस से नर्वस सिस्टम में समझते हैं। आपके ब्रेन ने फैसला किया कि ये जो हाथ है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ब्रेन ने फैसला किया ये हाथ क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या सिर्फ ब्रेन के फैसला कर लेने से हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा? नहीं करेगा। अगर हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी न्यूरॉन्स के थ्रू, और न्यूरॉन्स, मेरे हाथ में जो न्यूरॉन्स है वहां तक इन्फॉर्मेशन आएगी। वो न्यूरॉन्स मेरे मसल्स को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फिर ये हाथ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। गॉट इट? आ रही है बात समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट करने में या कोई भी काम करने के अंदर सिर्फ ब्रेन का रोल नहीं है, ब्रेन से जाती इंफॉर्मेशन हाथ की जो मसल न्यूरॉन्स है उसका रोल है। तो ये हाथ के न्यूरॉन्स, बाजू के न्यूरॉन जो ब्रेन तक जा रहे हैं, ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो इंप्लीमेंट करा रहे हैं, हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। और फैसला जो ले रहा है ब्रेन, हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सिलेंट्रेट्स के पास कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है। इनके पास जो सिस्टम है वो सिर्फ एक है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस फॉर्म में है? ये भी आपको बताया, नर्व नेट की फॉर्म में। नर्व नेट, या इसको हम डिफ्यूज काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो डिफ्यूज या नर्व नेट की फॉर्म में क्या नर्वस सिस्टम है? दैट इज द नर्वस सिस्टम फॉर द सिलेंट्रेट्स। ठीक, क्लियर? ओके। तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस, डाइजेशन, ये सारा आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया। आखिरी पे चल रहे हैं, दैट इज वेरी सिंपल, द रिप्रोडक्शन। आइए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ओके, अब रिप्रोडक्शन बात करेंगे तो ये मोनोशियस भी होते हैं या डायोशियस भी होते हैं। कुछ मोनोशियस होंगे एंड कुछ डायोशियस होंगे, दोनों तरीके के मिल जाएंगे। अब मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, मोनोशियस का मतलब बाइसेक्सुअल, डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल दोनों होंगे ये। ठीक है, ओके, रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। आइए समझते हैं कि सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है? इनका इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल और सॉरी नॉट एंड, और इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। मतलब यहाँ पे भी एंड नहीं आएगा, और आ जाएगा कि मोनोशियस या डायोशियस हो सकते हैं, है ना, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ? अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि इनकी डेवलपमेंट में एक लार्वा बनता है। क्या बनता है? लार्वा। और लार्वा का नाम है प्लानुला लार्वा। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया आपको, ये ध्यान दीजिएगा, प्लानुला लार्वा इज अ फ्रीली फ्लोटिंग सिलिएटेड लार्वा। कैसा लार्वा है? सिलिएटेड है, फ्रीली फ्लोटिंग है। फ्रीली फ्लोटिंग मतलब फ्रीली फ्लोट कर पाते हैं। क्यों भाई? सीलिया लगे हुए हैं, सीलिया है, सीलिया बीट करते हैं, फ्लोट करता है। तो फ्रीली फ्लोटिंग लार्वा इसका प्लानुला लार्वा। आइए देख समझते हैं लार्वा क्या होता है ना। क्लास में कोई जानता है कि लार्वा क्या होता है?
Anybody from the class who knows what is larva? सर जो फ्रॉग होता है वो भी लार्वा से ही बनता है। एक जना सिल्क कौन जो से? लार्वा हाँ कुकून्स बनाते हैं, सिल्क बॉम हाँ, लार्वा पर से। होता क्या है लार्वा? होता क्या है लार्वा का डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज लार्वा? उनका वो ओके, पहले आंसर दिया था चहल ने। चहल नाम है तुम्हारा? यस सर। चहल एक दो सवालों का जवाब देना। ओके। ये तुमने फ्रॉक का लार्वा बोला ना? फ्रॉक का लार्वा? यस सर। ओके, फ्रॉक का लार्वा फिर एडल्ट फ्रॉक में कैसे कन्वर्ट होता है? कोई प्रोसेस होती है? यस सर। क्या नाम होता है प्रोसेस का? कुछ मेटा करके? यस सर, ऐसा होता है। क्या होता है मेटा? मेटामॉर्फोसिस? सुना है ये टर्म? यस सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा ये। चलिए छोड़िए। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। कितने साल के हो तुम चहल? सर 15। 15। आज से 15 साल पहले जब तुम पैदा हुई होगी, मान लो, अज्यूम करो, इमेजिन करो, जब तुम पैदा हुई होगी तो जब तुमको देखा क्या होगा पहली बार बाय योर पेरेंट्स या रिलेटिव्स जो भी हैं, तो देख के पता लग गया होगा ना कि दिस इज अ होमोसेपियन, मतलब कि ये ह्यूमन बेबी है? यस सर। कि कुछ कंफ्यूजन रहा होगा कि ये रैट है या कैट है या कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म है? ऐसा तो नहीं रहा होगा ना? नो सर। ऐसा नहीं रहा होगा भाई। तुम क्या, जब मैं भी पैदा हुआ होऊंगा तो मुझे देखकर लोगों ने बता दिया होगा कि हाँ ये तो ह्यूमन बेबी ही है, ये कोई रैट कैट है ना, बफेलो, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं है, राइट? यस। ओके, इमेजिन अबाउट एलिफेंट। जब एलिफेंट का बेबी होता है तो देख के बता देता ना एलिफेंट है। यस सर। जिराफ? यस। लिजर्ड? यस। फ्रॉग? यस सर। यस सर। फ्रॉग का बेबी फ्रॉग जैसा होता है? सर जो लार्वा होता है वो जब वो आगे बड़ा होता है, एडल्ट बनता है, तो वो फ्रॉग बनता है। थोड़े से नहीं कह रहा हूँ कि जब फीचर्स फ्रॉग होते का, हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जब फ्रॉग का बेबी बॉर्न होता है तो उसको देख के बता देते हैं कि ये फ्रॉग है? वो फ्रॉग जैसा दिखता है? नो सर सर। नहीं। देख के नहीं पता होगा कैसा दिखता है वो? सर उसके थोड़ा जस्ट लाइक फिश जैसा सा लगता है थोड़ा सा। एग्जैक्टली एकदम सही बोल रही हो। तो फ्रॉग का बेबी फिश जैसा दिखता है ना? फिर बाद में थोड़े टाइम बाद वो मेटामॉर्फोसिस करता है ना, अपनी शेप बदलता है, उसके दो हाथ आते हैं, दो पैर आते हैं, स्किन डार्क हो जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है, फिर वो फ्रॉग को रिजेंबल करने लगता है, राइट? तो यस बेटा सर। यही जो प्रोसेस है ना, जहां पे एडल्ट को रिजेंबल करने लगते हैं, इसी को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, है ना? मेटा मतलब सुपीरियर, एंड ओके। मॉर्फोसिस मतलब मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो एक्सटर्नली जब एक बेटर अपीयरेंस से पहुंच जाते हैं तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब ऐसा हर एक के साथ नहीं है, ह्यूमन बेबी के साथ ऐसा नहीं है, इवन छिपकली के बेबी के साथ भी नहीं है, एलिफेंट के बेबी के साथ भी ऐसा नहीं है। तो जब फ्रॉग का बेबी बॉर्न हो रहा है वो फ्रॉग से रिजेंबल नहीं कर रहा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है जो मॉर्फोलॉजिकली, मैं जेनेटिकली नहीं बोल रहा, अगर आप उसका सेल का जीन्स देखोगे तो पता चल जाएगा कि वो फ्रॉग है, मैं जेनेटिकली नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ बाहर से देखने में मॉर्फोलॉजिकली जब वो एडल्ट को रिजेंबल नहीं करता ना, तब आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको लार्वा बोलते हो। जैसे बटरफ्लाई का लार्वा क्या है? कैटरपिलर। कैटरपिलर दूर दूर तक बिना बटरफ्लाई नहीं लगता, उसको आप दूर से देखो क्या ये तो कीड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते कि वो एक बटरफ्लाई है, राइट? सो जब कोई ऑर्गेनिज्म का बेबी उस ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल ना करे,
तो हम उसको लार्वा बोलते हैं। तो फिर उसको उस स्टेज से बाद में मेटामॉर्फोसिस करके उसे एडल्ट में कन्वर्ट होना पड़ता है। ऐसी डेवलपमेंट को जहां पे पहले लार्वा बना फिर एडल्ट बना, पहले लार्वा जैसा लार्वा पैदा हुआ, फिर वो मेटामॉर्फोसिस होके एडल्ट जैसा दिखने लगा, ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जहां पे डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं हो रही। वेरस ह्यूमन के साथ क्या है, ह्यूमन के साथ बेबी बॉर्न हुआ, वो पैदा होते ही ह्यूमन को रिजेंबल कर रहा होता है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होता। वहां तो बस ये है कि पैदा हुआ, बस उसने बड़ा हो जाना है, वही एक नाक दो कान सारी बॉडी वैसी की वैसी है, बस वो बड़ा हो जाएगा, सिर्फ ग्रो कर जाएगा। तो वहां पे कोई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, कोई लार्वा नहीं है, दैट इज अ डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो आई सपोज आप सभी लोगों को डायरेक्ट डेवलपमेंट वर्सेस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंस क्लियर हो गया। आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम लार्वा कब बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, राइट? यस सर। तो अगर लार्वा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि सिलेंट्रेट्स की डेवलपमेंट में लार्वा आता है, ठीक है, और क्योंकि लार्वा आ गया इसलिए दैट इज अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, क्लियर पॉइंट, गॉट इट? तो इसीलिए हम यहाँ बोल रहे हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, प्लानुला लार्वा, प्लानुला लार्वा, एंड ऑफ कोर्स कैसा होता है ये, फ्रीली फ्लोटिंग रहता है। कैसे रहता है? फ्रीली फ्लोटिंग रहता है, राइट? ओके, ये तो इसकी डेवलपमेंट की वजह से याद रखना, मैंने पॉलीफेरा में लिखवाना भूल गया। पॉलीफेरा यानी स्पंजिस का भी जो लार्वा है वो कैसा है, उसमें भी लार्वा प्रेजेंट है, और लार्वा अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग पॉलीफेरा के, तो नाम नहीं बता रहा, तो लेट्स लीव द नेम, जस्ट रिमेंबर दैट उसके अंदर डेवलपमेंट भी कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ओके ओके, सो दैट इज अबाउट द internal as well as external fertilization, indirect development, monoecious, dioecious, bisexual, unisexual, ये इसके रिप्रोडक्शन की पूरी पूरी क्या हो गई, कहानी हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अच्छा उससे पहले, क्या ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं? यस। आपने 10th क्लास में हाइड्रा पढ़ा है ना रिप्रोडक्शन में? यस सर। कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ा हाइड्रा का? क्या सर? Asexual reproduction. हाइड्रा में कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ा है? इसका Asexual एग्जांपल reproduction. हाइड्रा होता है, एसेक्सुअल बडिंग का एग्जांपल, बडिंग का है ना, तो बडिंग इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स फ्यूज नहीं करते, राइट? सो हाइड्रा इज एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल बडिंग, और हाइड्रा कौन है? सिलेंट्रेट है, तो सिलेंट्रेट्स शो एसेक्सुअल बडिंग, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे? बाय बडिंग। जैसे पॉलीफेरा की बताई थी बडिंग, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में? अच्छा एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अच्छा बडिंग के साथ साथ ये रीजनरेशन भी शो करते हैं, क्या शो करते हैं? रीजनरेशन। तो सिर्फ बडिंग ही नहीं, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है वो, ये मिटा रहा हूं। ओबिलिया, ओबिलिया एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ओबिलिया है, ओके, ओके, अब क्या हुआ, अभी ऐसे अज्यूम करते हैं ये ओबिलिया था, दिस इज व्हाट, दिस इज ओबिलिया, ओके। ओबिलिया कौन है? ओबिलिया, ओबिलिया सीफर, क्या बुलाते हैं उसको? सीफर बुलाते हैं। इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। ओबिलिया ने एक बर्ड बनाई, क्या बनाई? बर्ड। ये इसने एक बर्ड बनाई, और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है, इसने एक एक्सटर्नल बर्ड बनाई और ये बर्ड रिमूव नहीं हुई, ये बर्ड वहीं की वहीं है, ये बर्ड इसको छोड़ के नहीं जा रही, वहीं रह रही है। इसकी जितनी बर्ड्स हैं, ये या ये बर्ड इसको छोड़ के नहीं जाती। कोई बर्ड डाइजेशन का काम ले लेती है, कोई बर्ड फर्दर रिप्रोडक्शन का काम ले लेती है, तो इसकी बर्ड्स बनती हैं और वो बॉडी से रिमूव नहीं हो रही। ये स्पेशल तरीके की बर्डिंग हम कहाँ देखते हैं? ओबिलिया में देखते हैं। तो ये भी एक ओबिलिया हुआ, फिर तो बर्ड हुई, तो क्योंकि बर्ड भाई हाइड्रा से एक बर्ड बनती है, वो भी तो हाइड्रा बन जाता है, तो ये भी एक ओबिलिया हुआ।
ये भी एक ओबीलिया हुआ, ये भी एक ओबीलिया, उसकी सारी बर्ड अपने आप में ओबीलिया हुई। तो ओबीलिया इज अ वेरी स्पेशल ऑर्गेनिज्म जहां पे बहुत सारी बर्ड्स मिलकर काम कर रही हैं, इसलिए हम बोलते हैं कॉलोनी ऑफ ओबीलिया। तो ओबीलिया इज कॉलोनियल, कॉलोनी बना के रहता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब चीजें यहां खत्म नहीं होती, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, फिर उसको ओबीलिया से रिलेट करूंगा। लुक एट दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। सिर्फ और सिर्फ सीलेंट ट्रेड्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये स्पेसिफिकली सीलेंट ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट है। आइए समझते हैं इसमें क्या होता है। सीलेंट ट्रेड्स आप देखोगे आपको दो फॉर्म्स में मिलेंगे। कैसी फॉर्म्स में? या तो वो ऐसी फॉर्म में हो सकते हैं लाइक दिस कि लेट्स अज्यूम इस तरीके की फॉर्म कि नीचे की तरफ माउथ, ठीक है, और ऐसे ऐसे टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स है और नीचे की तरफ माउथ है, ऐसी फॉर्म है ना, जैसे जेलीफिश होती है, राइट? तो ये वाली फॉर्म में अगर सिलेंड्रेट्स मिलेंगे तो उसको बोलते हैं मेड्यूसा फॉर्म। कौन सी फॉर्म? दी मेड्यूसा फॉर्म, राइट? मेड्यूसा ग्रीक मैथोलॉजी में एक चुड़ैल जैसी थी जिसकी जिसकी सिर्फ गर्दन होती है और गर्दन के साथ बहुत से जटाएं निकल रही होती है, वहीं से नाम आ रहा है मेड्यूसा। ठीक है ना? ओके, तो एक है इसकी मेड्यूसा फॉर्म। ओके, और कुछ जैसे कि सी एनिमोन हो गया, हाइड्रा हो गया, ये वाले जो सिलेंट्रेट्स हैं आपको ऐसे दिखेंगे। कैसे? लाइक दिस, टेंटिकल साइड में, राइट? अच्छा, इसको बेटा हम बोलते हैं पॉलिप फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा? पॉलिप फॉर्म। ओके, तो कुछ मिलेंगे मेड्यूसा फॉर्म में, कुछ मिलेंगे इसमें पॉलिप फॉर्म में, राइट? और कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलिप फॉर्म में भी मिलते हैं और मेड्यूसा फॉर्म में भी मिलते हैं। आ रही बात समझ में? कुछ सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में मिलते हैं, कुछ पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म दोनों में मिलते हैं। मतलब एक से ज्यादा फॉर्म दिखाते हैं। मतलब क्या दिखाते हैं वो? पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्या दिखाते हैं वो? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि ओबीलिया, जैसे कि कौन? ओबीलिया। आइए देखते हैं ओबीलिया पॉलीमॉर्फिज्म कैसे दिखाता है। अब ओबीलिया के एग्जांपल भी देखते हैं। अच्छा, अब मुझे बस फटाफट से ये बता दो कि आपको ये जो ओबीलिया दिख रहा है, ये ओबीलिया की कौन सी फॉर्म दिख रही है? पॉलिप दिख रहा है, मेड्यूसा दिख रहा है? पॉलिप। पॉलिप है। सर, वेरी गुड, आपने बहुत से बचाना है, ये पॉलिप फॉर्म है। अब देखिए क्या होगा। ये जो बर्ड है ना, इसकी ये वाली, मैंने कहा था रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। इस बर्ड में से एक और बर्ड नहीं करती है भाई। बर्ड ये अब ग्रो कर चुकी है, ये एक छोटा ओबीलिया बन चुका है। अब इसमें से एक और बर्ड निकल रही है। ठीक है, समझेगा? ओके, इस तरीके की बर्ड निकलती है। वापस बनाता हूं, इस तरीके की। क्लियर? अब ये बर्ड किसके से दिख रही है? मेड्यूसा। मेड्यूसा। मेड्यूसा जैसी है ये एक मेड्यूसा जैसी बर्ड है कि ग्रो कर जाती है। ठीक है, ये ग्रो कर गई। अब ये ग्रो करने के बाद देखिए, ध्यान समझेगा, ये ग्रो करने के बाद ऐसा हो सकता है कि ये मेल बने। क्या हो? मेल हो। और ऐसे एक बार तो बनेगी नहीं, बहुत सारी बर्ड बनेगी, यहां से बनेगी, कहीं और से बनेगी, इससे दो बार बनेगी। तो कोई कोई बनता है मेल और कोई कोई बन जाती है फीमेल। क्या बन जाती है? फीमेल। तो कोई बन जाता है मेल, कोई बन जाता है फीमेल। अब बेटा आपने क्या देखा कि इसकी पॉलिप फॉर्म भी है और इसकी ये वाली फॉर्म भी है। कौन सी फॉर्म है? मेड्यूसा फॉर्म भी है। अब मेड्यूसा फॉर्म क्या करेगी? अब मेड्यूसा में मेल और फीमेल है, और मेल और फीमेल है, तो मेल और फीमेल क्या बोल रहा हूँ? ये मेल गैमेट बना रहा होगा, ये फीमेल गैमेट बना रही होगी। तो ये बनाएगा मेल गैमेट और ये बनाएगा क्या? फीमेल गैमेट। भाई ये बनाएगा स्पर्म, ये बनाएगा एग। स्पर्म और एग क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करके जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट से लार्वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लार्वा। कौन सा लार्वा? प्लैनुला लार्वा। और ये लार्वा धीरे धीरे डेवलप कर जाएगा किसमें? इस फॉर्म में। कौन सी वाली फॉर्म में? पॉलिप फॉर्म में, मेड्यूसा फॉर्म में? पॉलिप।
पॉलिप वाली फॉर्म में। अच्छा, अब बताओ ये जो मेड्यूसा है ये पॉलिप वाली फॉर्म में सेक्सुअली बना या एसेक्सुअली बना? सेक्सुअल। Sexually, sir. दोबारा बताओ, मैंने एक जरा बोलेगा, सब बोलते हुए सुनाई देता। ये इसमें कन्वर्ट सेक्सुअली हुआ या एसेक्सुअली? Asexually, sir. सेक्सुअली। Sexually, sir. ठीक है ना? तो मेड्यूसा से जब भी पॉलिप बनता है, मेड्यूसा से जब भी पॉलिप बनता है, आप क्या याद रखोगे? सेक्सुअली बनता है। कैसे बनता है? सेक्सुअली। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? कोई डाउट? ओके, क्लियर। अब मान लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिप से जब मेड्यूसा बना था तो वो कैसे बना था? सेक्सुअली या एसेक्सुअली? Asexually. से बना है। कोई गैमेट फ्यूज नहीं हुए, बडी हुई है, तो बडी के फॉर्म हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भी एसेक्सुअल हुआ। ओके, अब मेरे अगले सवाल का आप जवाब देना, ध्यान से सोच के बोलना। क्या ओबीलिया जब भी बडिंग करता है तो क्या हमेशा मेड्यूसा बनाता है? Yes, sir. क्यों? इसने जब ये बढ़ रहा है तो ये मेड्यूसा बनी थी? नहीं। ये बढ़ रहा है तो मेड्यूसा बनी थी? नहीं। तो क्या ओबीलिया जब बड बनाता है, जब भी बड बनाता है, तो क्या वो हमेशा मेड्यूसा बनाता है? नो सर। नहीं। अच्छा, हाइड्रा पॉलिप है कि मेड्यूसा है? Polyp. हाइड्रा की जब बडिंग होती है, एक्सटर्नल बडिंग होती है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है हाइड्रा, बडिंग करता है, तो जो बड बन के बाहर जाती है वो पॉलिप होती है कि मेड्यूसा होती है? पॉलिप। पॉलिप होती है, हाइड्रा जैसी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके जरूरी नहीं हमेशा मेड्यूसा ही बनाए। क्लियर है भाई? लेकिन जब भी मेड्यूसा बनाएगा एसेक्सुअली बनाएगा। दोनों बातों में फर्क समझ में आ गया? ऐसा जरूरी नहीं कि पॉलिप या कोई भी पॉलिप या कोई भी ओबीलिया या कोई भी ऐसा पॉलिप हमेशा एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाए। एक पॉलिप एसेक्सुअली पॉलिप भी बना सकता है। एक पॉलिप एसेक्सुअली पॉलिप भी बना सकता है, लेकिन अगर उसको मेड्यूसा बनाना है तो वो सेक्सुअली नहीं बना सकता, तो उसको एसेक्सुअली ही बनाना पड़ेगा। हमेशा हर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन may not lead into medusa, but medusa is always led by asexual reproduction। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Got it? Okay. अगला समझो और सुनना ध्यान से। हाइड्रा है, मान लो हाइड्रा क्या सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? नहीं, हाइड्रा सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन हाइड्रा में कोई मेड्यूसा फॉर्म नहीं है। हाइड्रा का स्पर्म आता है, हाइड्रा का एग आता है, दोनों फ्यूज करते हैं, फिर से हाइड्रा बन जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रा पॉलिप है, पॉलिप से पॉलिप बना, ठीक है ना? और कैसे बना? सेक्सुअली बना। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि पॉलिप से पॉलिप बने तो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा कर सकता है, ऐसा नहीं है। पॉलिप भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, जिसमें मेड्यूसा है ही नहीं वो पॉलिप भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जैसे सी एनीमोन, हाइड्रा। तो पॉलिप में रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू फॉर्म अनदर पॉलिप, जैसे सी एनीमोन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस या हाइड्रा में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस टू फॉर्म अनदर पॉलिप। मतलब एक पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बना सकता है। गॉट दैट पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ये का बात एकदम अलग है। सेम मेड्यूसा के लिए है। जेलीफिश है, जेलीफिश को दो टुकड़ों में काट दो तो दो टुकड़ों से नई नई जेलीफिश आ जाएगी। कौन सी रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ जेलीफिश मेड्यूसा की फॉर्म में, तो जेलीफिश तो मेड्यूसा ही है, जेलीफिश क्या मेड्यूसा। तो यहाँ मेड्यूसा में आपने क्या देखा कि मेड्यूसा ने एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस किया और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद फिर से क्या बना लिया? मेड्यूसा। तो मेड्यूसा में फॉर्म मेड्यूसा एसेक्सुअली। और मान लो जेलीफिश सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, तो एक जेलीफिश ने स्पर्म दिया, दूसरे ने एग दिया, फ्यूज करके जेलीफिश से जेलीफिश बन गई, तो फिर क्या होगा?
जेलीफिश reproduces sexually and forms what? Another medusa. तो पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बना सकता है, मेड्यूसा भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बना सकती है, क्योंकि कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ पॉलिप और सिर्फ मेड्यूसा होता है। लेकिन जब भी पॉलिप ने मेड्यूसा बनाना है उसने एसेक्सुअली बनाना है, और मेड्यूसा ने पॉलिप बनाना है उसने सेक्सुअली बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेड्यूसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप बना ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बना ले, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो जब भी मेड्यूसा ने पॉलिप बनाना है तो सेक्सुअली बनाना है, पॉलिप ने जब भी मेड्यूसा बनाना है तो एसेक्सुअली बनाना है, ये बात फैक्ट है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से खुद को या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से खुद को नहीं बना सकते, वो भी हो सकता है। आई सपोज आई एम वेरी क्लियर टू यू। अभी किसको डाउट है तो पूछ लो। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया कि पॉलिप फॉर्म्स मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली, लेकिन ये बताया नहीं, ये पूरी डिटेल नहीं दी है कि ये खुद को भी बना सकता है, कैसे? सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, और ये भी खुद को बना सकता है सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ठीक है। लेकिन ये एक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में है। और ये भी नहीं बताया कि ये जरूरी नहीं है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे जेलीफिश सिर्फ मेड्यूसा बनाए, पॉलिप बनाए ही ना, कुछ जैसे कि हाइड्रा सिएनेमोन सिर्फ पॉलिप बनाए मेड्यूसा बनाए ही ना, ठीक है ना। दिस इज, ये भी कहीं नहीं बताया गया। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप। दिस इज चेंजिंग द जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आल्सो नोन एज मेटाजेनेसिस। क्या बुलाते हैं इसको? मेटाजेनेसिस। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेटाजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ सीलेंट ट्रेट्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ सीलेंट ट्रेट्स की प्रॉपर्टी, मतलब कि हर एक सीलेंट ट्रेट की प्रॉपर्टी नहीं है। वापस से सुन लीजिए, मेटाजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ सीलेंट ट्रेट्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन हर सीलेंट ट्रेट की प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रा does not show metagenesis. Hydra does not show metagenesis. Even क्या नाम है, सी एनीमोन does not show metagenesis. ठीक, Obelia, Zephyr shows metagenesis. और हाइड्रा तो इस बात का भी एक्सेप्शन है, हाइड्रा में तो लार्वा भी नहीं होता, हाइड्रा इज विदाउट एनी लार्वा, हाइड्रा में डेवलपमेंट डायरेक्ट है, ओके, बाकी में इनडायरेक्ट है। सो इतना ही था सीलेंट ट्रेट्स के बारे में। एक आखिरी इंफॉर्मेशन है सीलेंट ट्रेट्स के बारे में। सम सीलेंट ट्रेट्स सीलेंट ट्रेट्स क्या करते हैं? एग्जाम्पल, मियांड्रिना। मियांड्रिना क्या करता है? मियांड्रिना ये कुछ सेक्रीशन करता है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और अपने बाहर रिलीज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इसका एक्सोस्केलेटन। तो बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की सेक्रीशन करता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की सेक्रेशन के अंदर खुद को, मान लो ये मेयांड्रिना है, मान लो मेंड्रिना है, मेंड्रिना कुछ कैल्शियम कार्बोनेट की सेक्रेशन करेगा, लक्ष्य ये इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की सेक्रेशन करेगी। अब ये मेयांड्रिना तो एक दिन मर जाएगा, ये मर गया, ये तो मर गया, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट की सेक्रेशन तो रहेगी। अब सोचो, पानी के अंदर मिलियंस ऑफ सीलेंट ट्रेट्स हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं, लाखों करोड़ों सालों से, भाई लाखों साल से हैं सीलेंट ट्रेट्स, ठीक है, बहुत बहुत लाखों सालों से ऐसे जमा होते जा रहे हैं। कौन? एक्सोस्केलेटन पानी के अंदर। अब वो पानी के अंदर जमा होते जाएंगे, मान लो ये पानी है, अज्यूम करते हैं, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स पानी में जमा होते जा रहे हैं कुछ सीलेंट ट्रेट्स की वजह से, हर सीलेंट ट्रेट नहीं, कुछ सीलेंट की वजह से पानी, अब उसमें जमा होते जा रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे मिलियंस ऑफ ईयर्स में इकट्ठा होते तक
ऐसा हो सकता है कि पानी के ऊपर आके भी इकट्ठे हो जाए, ऊपर तक नजर आए। ठीक है, तो आपको पानी के ऊपर ये स्ट्रक्चर नजर आता है, आपको लगता है ये तो कोई आइलैंड है, लेकिन ये आइलैंड नहीं है, इसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। क्या बोलते हैं इसे? कोरल रीफ, या सिंपली बोलते हैं इसको कोरल आइलैंड। ये एक आम आइलैंड की तरह नजर आता है, लेकिन ये आइलैंड ये बना कैसे है? ये सिर्फ कुछ कोरल्स के इकट्ठा होने से बना है। हम मियांड्रिना को कोरल बोलते हैं। इसको बोल रहे हैं कोरल, उसको बोलते हैं कोरल जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन रिलीज करे। सारे सिलेंट्रेट्स नहीं करते, कुछ करते हैं, तो जो करते हैं उन्हें कोरल बोलते हैं। और जिससे ये स्ट्रक्चर बनता है, जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसे बोलते हैं कोरल रीफ या कोरल आइलैंड। और इस कोरल के अंदर ऐसा नहीं नीचे की तरफ आप जाओगे उसमें स्नेक्स, पानी वाटर स्नेक्स और दूसरे molluscans, फिशेस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जहां मिल जाएंगे, पूरा का पूरा इकोसिस्टम होता है। तो कोरल रीफ इज अ काइंड ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, जिसके कर्ता धर्ता, जिसके बनाने वाले पायनियर्स कौन होते हैं? द सिलेंट्रेट्स, व्हिच सिलेंट्रेट्स नोन एज कोरल्स। क्लियर है? पॉइंट आ रही बात समझ में? So coral reef formation is again one of the important aspects in the cylindrid. Again, every cylindrid is not a coral, only those which release calcium carbonate exoskeleton. Example, ये meandrina, they release, they are known as the corals. I suppose this is clear. Examples की बात आएगी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। Examples में आपको क्या क्या एनसीईआरटी दिया, हाइड्रा दिया है ना, और ऑरेलिया दिया है। ऑरेलिया इज द जेलीफिश। ऑरेलिया is the jellyfish. और Adamsia is the sea anemone. Hydra, jellyfish, sea anemone. Obelia is the sea fur. और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया, फाइसालिया। फाइसालिया याद रखना, फाइसालिया इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। फाइसालिया सुना है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसे बोलते हैं। क्यों? इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा नजर आता है जैसे पोर्टुगीज की शिप हो, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है ना, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ऐसा नजर आएगा जैसे पोर्टुगीज की शिप हो, है ना, जिसे पोर्टुगीज अटैक, पुर्तगाली या पोर्टुगीज लोग अटैक करने जाते थे, तो वहां से नाम आ रहा है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। इंपॉर्टेंट है। फिर देयर इज वन मोर एग्जांपल इन योर एनसीईआरटी, सी पेन। ठीक है ना, सी पेन पिनाचुला एंड गोर्गोनिया द सी फैन। ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी। एनसीईआरटी आपके पास है, एग्जांपल्स वहां से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। And that is all about the cylindrids. किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना we will start with the next one, that is stenophora. Anybody any doubt with cylindrids? एक बार अपनी एनसीईआरटी को देख लीजिए, एक बार अपने नोट्स देख लीजिए, किसी को डाउट है cylindrids में अब तक की बात में तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। That's all about the cylindrids. सर, हाँ जी सर। तो आपने बोला था कि सिलिंट्रेट्स का जो रेस्पिरेशन होता है वो भी स्पॉन्जेस की तरह होता है, तो मतलब वो कैसे? cylindrids का क्या किस तरह होता है? स्पॉन्जेस की तरह क्या? रेस्पिरेशन सर। हाँ सर मतलब कैसे? बेटा, स्पॉन्जेस अपनी बॉडी से ही CO2 को डिफ्यूज कर रहे थे सीधा पानी के अंदर, और ऑक्सीजन ले रहे थे पानी से, वैसे सिलेंडर से ले लेंगे। तो सर सिलिंट्रेट्स में भी कोई स्पोर्स होते हैं? ये डायरेक्ट सिर्फ करते हैं? नहीं, पोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, पोर्स की तो जरूरत ही नहीं है ना। पानी अगर अंदर ना भी आए तो बॉडी तो पूरी पानी में डूबी हुई है ना, तो सीधा स्किन के तो रेस्पायर करेंगे बॉडी के। ओके सर, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? सर हाँ जी सर, ये जो आपने हाइड्रा ऑरेलिया डैम सब बताया वो भी कोरल है? नहीं, मैंने ये जस्ट एग्जांपल्स बताए सिलेंट्रेट्स के।
अच्छा ठीक है। बस कोरल मैंने आपको मेयांडर में बताया है बस, और भी होते हैं, मैं सब पे नहीं जा रहा हूँ। ये मैंने सिलेंडर्स के एग्जांपल बताए। हाइड्रा इज नॉट अ कोरल, ऑरिलिया इज नॉट अ कोरल, अडांसिया इज नॉट अ कोरल, और भी नहीं है, फैसालिया भी नहीं, सब इनमें से कोई कोरल नहीं है। चलिए, तो मैं आपको, और किसी को कोई डाउट, ठीक है, मैं 1 मिनट में रिजॉइन कर रहा हूं और फिर वी विल स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट फिल्म टीनोफोरा। ओके, अगले फाइलम की बात कर रहे हैं, दैट इज टीनोफोरा, और बहुत ही सिंपल, बड़ा ही छोटा सा फाइलम है। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जो टीनोफोरा है, टीनोफोरा जो फाइलम है वो कोई ऐसा फाइलम नहीं है कि कुछ एकदम ही अलग फाइलम हो। ये फाइलम आपके एकदम सिलेंट्रेट जैसा ही है। इस फाइलम की जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी जैसे ही मिलती हैं, इससे मिलती हैं, सिलेंट्रेट से ही मिलती हैं, ठीक है ना। तो आइए मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे।
ओके, पे अटेंशन। जो ये आप डायग्राम देख रहे हो सामने, ये डायग्राम है प्लूरोब्रैकिया का। और प्लूरोब्रैकिया क्या है आपके लिए? प्लूरोब्रैकिया इज एन एग्जांपल ऑफ अ टीनोफोरा। आइए समझते हैं कि टीनोफोरा क्या है। देखिए, टीनोफोरा के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट टीनोफोरा। अगर मैं टीनोफोरा के बारे में बात करूं, ओके, तो अगर मैं टीनोफोरा के बारे में बात करूं आप लोगों से, तो टीनोफोरा की जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी सिलेंट्रेट से मिलती है। कहा था पहले सिलेंट्रेट के साथ ही रखे गए थे। तो बेसिक फीचर में चलते हैं। पहला फीचर हैबिटेट। सिलेंट्रेट्स के जैसे ही टीनोफोरा आर एक्वाटिक। लेकिन 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 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि टीनोफोरा तो आपको फ्रेश वाटर वाले भी मिल जाते थे, राइट? सॉरी, सिलेंट्रेट आपको फ्रेश वाटर वाले भी मिल जाते थे, लेकिन टीनोफोरा आपको फ्रेश वाटर वाले नहीं मिलेंगे। टीनोफोरा आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर, एक्सक्लूसिवली मैराइन। इस पॉइंट को हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मैराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। फ्रेश वाटर फॉर्म्स आर एब्सेंट इन द केस ऑफ टीनोफोरा। क्लियर? बाकी सिलेंट्रेट्स के जैसे ही ये डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक? क्लियर? सिलेंट्रेट्स के जैसे ही इनके सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री। लेकिन मैंने आपको बताया था ये रेडियल का स्पेशल केस है, कौन सा? बाई रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री में नोट कर लीजिएगा कि सिमेट्री में बाई रेडियल सिमेट्री के लिए विच इज स्पेशल केस अंडर द रेडियल सिमेट्री। क्लियर? ओके, बाकी एसेलोमेट्स वो सब चीजें इसकी कैसे रहेंगी? टीनोफोरा जैसी रहेंगी। अच्छा, डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन में इनका अगेन इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन है, जस्ट लाइक सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट जैसे ही पहले एक्स्ट्रा सेल्युलर फिर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन वो भी सिलेंट्रेट जैसा ही है, वही ऑक्सीजन ले लेंगे पानी से, CO2 रिलीज कर देंगे। एक्सक्रीशन में अमोनोटैलिक है, जस्ट लाइक सिलेंट्रेट्स। नर्वस सिस्टम में नर्व नेट है, क्या है? नर्व नेट, जस्ट लाइक दी सिलेंट्रेट्स। तो बाकी सारे फीचर्स किस जैसे हैं? सिलेंट्रेट्स के जैसे हैं। रिप्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन में आपको अगेन थोड़े आगे, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ओनली एंड ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें ना ही सिर्फ फ्रेश वाटर फॉर्म्स एब्सेंट है, बल्कि बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मोड्स क्या है? एब्सेंट है। सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? ओके, और इनकी जो फर्टिलाइजेशन है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पूछेंगे फर्टिलाइजेशन कैसी है, तो ये भी स्पेसिफिक है। इनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। कैसी होगी? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस यानी बाइसेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, और लार्वा होगा सीडिपेड लार्वा। कौन सा लार्वा? सीडिपेड लार्वा। लार्वा की डेवलपमेंट कैसे हुई? डायरेक्ट हुई कि इनडायरेक्ट हुई? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वेरी गुड। सीडिपेड लार्वा है, लार्वा इज इन्वॉल्व, तो इट इज एन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये बातें आपको रिप्रोडक्शन के बारे में क्या होगी? क्लियर होगी। ठीक, एग्जांपल में सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया। अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स पे, उन फीचर्स पे जो इनको बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं। बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग करने वाला जो फीचर है कि हम इनको टीनोफोरा बोलते हैं पहले तो, या सिंपली बोलते हैं कॉम्ब जेलीज। क्या बुलाते हैं? कॉम्ब जेलीज। अब जेली बोल रहे हैं, मतलब जेलीफिश से नाम आ रहा है, दिखने में जेलीफिश जैसे होते हैं, तो जेलीफिश जैसे दिखने में थोड़े थोड़े होते हैं, तो इनको हम जेली बोलते हैं, जेलीज बोलते हैं। अच्छा, जेली इसलिए काम आता है क्योंकि जो थोड़ी इसकी बीच वाली लेयर होती है ना, जो आउटर लेयर इनर लेयर के बीच में जो मेसोक्लिया है, वो काफी, जिसका जेली लाइक होगा ना, काफी बड़ा मोटा और जेली लाइक, उसको हम जेलीफिश बोल देते हैं। तो जेलीफिश ना एक जनरल टर्म है, ठीक है ना, तो वो सिलेंट्रेट्स के भी यूज आती है, ठीक है ना, तो इसलिए वहां से नाम जेलीफिश आ रहा था। तो ये भी वैसे जेली लाइक होते हैं, इसलिए इनको हम जेलीज बोल देते हैं। कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, को जेलीज बोलते हैं। बात है इसकी कॉम्ब की, किसको कॉम्ब जेलीज क्यों बोल रहे हैं? आइए समझते हैं। इसकी बॉडी को जब आप देखोगे ना, आपको इसकी बॉडी में 8 स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, 8 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। प्लेट समझते हो? जैसे प्लेट्स होती है ना, जैसे कभी आपने अपनी
मम्मियों को साड़ी बांधते हुए देखा होगा, ठीक है, साड़ी बांधे हुए देखा होगा। तो साड़ी जब वो बांध लेते होंगे तो उसमें लास्ट में कुछ प्लेट्स बनाई जाती है, राइट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो उसको प्लेट्स बोलते हैं, पर्दे भी आते हैं प्लेट्स वाले, ठीक है ना, देयर डिफरेंट प्लेट्स इन इट, ठीक है ना। और मतलब कि स्कर्ट्स स्कूल में जो गर्ल्स स्टूडेंट जो स्कर्ट्स पहनती है उसमें भी बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, तो वो उस वाली प्लेट की बात हो रही है, खाने वाली प्लेट की बात नहीं हो रही है। तो ऐसे प्लेट्स, इसकी बॉडी पे क्या बहुत सारी प्लेट्स प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो वो जो प्लेट्स हैं, ठीक है, उसको वो तो गई प्लेट्स, और प्लेट के ऊपर ना आप देख रहे हैं ऐसे सिलिया निकले हुए हैं। सिलिया क्या होता है, जैसे फ्लैजिला होता है ना, बीट करता है ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ा लेके जाता है, वैसे ही सीलिया होता है, छोटा होता है साइज में, जैसे पैरामीशियम होता है, उसकी बॉडी बहुत सारे सीलिया होता है, सीलिया इज फॉर लोकोमोशन। तो इसकी जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसमें बहुत सारे सीलिया नजर आते हैं, सीलिया सीलिया सीलिया। तो सीलिया होने की वजह से ये कंघी जैसा नजर आता है, कॉम जैसा नजर आता है। तो क्योंकि देखिए आप यहाँ पे कॉम जैसा नजर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कॉम प्लेट्स। और ऐसी कॉम्प्लेक्स आपको हर एक टिनोफोरा में मिलेंगी, और कितनी मिलेंगी, 8 मिलेंगी। तो पूरे में ना इस तरीके से, जैसे खरबूजा होता है ना, खरबूजे पे ऐसे लाइंस होती हैं चारों डायरेक्शन में, इसके ऊपर भी चारों डायरेक्शन में प्लेट्स हैं, 4 इधर 4 पीछे। और कितनी है टोटल, गिनोगे तो एकदम 8 है, 8 प्लेट्स। तो 8 कॉम्प्लेक्स इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। कोई पूछेगा कितनी कॉम्प्लेक्स, तो 8 कॉम्प्लेक्स होती हैं। और कॉम्प्लेक्स की वजह से कॉम आ गया, और जेली लाइक हो गया तो कॉम जेलीज इनका क्या हो गया, नाम हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ टिनोफोरा। और क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, और इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, वो तो उसमें भी थे, लेकिन इनके पास फिक्स होते हैं टेंटिकल्स, जो भी होते हैं। देखो या तो टिनोफोरा के पास टेंटिकल्स होंगे ही, कुछ ऐसे टेंटिकल्स भी हो, कुछ ऐसे टिनोफोरा भी होते हैं जिनके पास टेंटिकल्स ही ना हो, ठीक है ना। लेकिन जिनके पास होंगे उनके पास कितने होंगे, 2 होंगे। अच्छा, मान लो आपने कोई टिनोफोरा देखा जाते हुए, आपने देखा इसके तो टेंटिकल्स है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे, तो आपने बोला कि ये तो बिना टेंटिकल वाला है। ऐसा नहीं है, हो सकता है उसके टेंटिकल्स हो, उसने अंदर छुपा के रखे। तो ऐसा हो सकता है इसके टेंटिकल्स एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, बाहर होते हैं। ये तभी होते हैं जब उसको खाना खाना होता है, जब खाना नहीं खाना होता है टेंटिकल्स वापस अंदर चले जाते हैं। अच्छा, खाना खाने में कैसे हेल्प करती है, टेंटिकल्स के ऊपर एडहेसिव सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं एडहेसिव सेल्स, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म आया, ये एडहेसिव सेल, मान लो टेंटिकल है, खाना है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको ऐसे चिपका लिया, टेंटिकल चिपका लिया, वो ऑर्गेनिज्म चिपक गया टेंटिकल पे, और फिर टेंटिकल को उठाकर इसने माउथ की तरफ डायरेक्ट कर दिया। अब माउथ की तरफ डायरेक्ट कर दिया, वो खाना पहुंच गया माउथ के अंदर। अब वहां पे आपको पता ही है क्या चलेगा, पहले एक्सटर्नल डाइजेशन, इंटरनल डाइजेशन, तो उसने खाना खा लिया। अच्छा, इसका एलिमेंट्री कैनाल देखिए जरा ध्यान से, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसका एलिमेंट्री कैनाल माउथ है, फिर माउथ ब्रांच हो गया, मतलब एलिमेंट्री कैनाल ब्रांच हो रहा है, तो बहुत सारी ब्रांचेस है एलिमेंट्री कैनाल की। और फाइनली छोटी ओपनिंग है जो उसको हम एनस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनस, एनल पोर। तो क्या इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैं बोलता हूं नहीं, मगर इसके पास तो माउथ भी है और एनल पोर भी है। फिर इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों नहीं बोल रहे, इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये कुछ भी एक्सक्रीट नहीं करता, कुछ भी इजेस्ट नहीं करता, ये इस एनल पोर को इस्तेमाल ही नहीं करता, इसका एनल पोर इस्तेमाल ही नहीं होता। ये तो बस एक पोर बना हुआ है छोटा सा, अभी एलिमेंट्री का पूरा नहीं बना, वेल डेवलप नहीं हुआ है, ये तो बस एक इंटरमीडिएट स्टेज है। इसका अगला कालम आएगा ना प्लैटीहेलमिन्थस, वहां एलिमेंट्री कैनाल पूरा डेवलप हो गया। तो आप सोचो निडेरियंस के अंदर एलिमेंट्री कैनाल हाफ डेवलप, सिर्फ माउथ। टिनोफोरा में इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन फेज है, और प्लैटीहेलमिन्थस में कंप्लीट है। तो यहाँ पे ना इंटरमीडिएट स्टेज पे आप इसे कंप्लीट नहीं बोल सकते, है ना भाई। अगर कोई 99% भी हो या 90% भी हो तो उसको कंप्लीट नहीं बोलेंगे ना, कंप्लीट तो 100% ही होगा। तो इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोलते, इसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में बोलते हैं। बस याद रखिएगा माउथ है, एनल पोर भी है, और एलिमेंट्री कैनाल ब्रांच भी होता है, इसका ब्रांचेस होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। क्लियर पॉइंट। टेंटिकल्स सब में नहीं होंगे, टेंटिकल्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं इसमें ना हो, और जिसमें होंगे उसमें फिक्स है कि 2 ही होंगे, 3 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकते, 0 या 2, या तो नहीं या तो है तो 2, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसके पास एडहेसिव सेल्स है, एडहेसिव सेल्स का नाम भी है कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट इज एडहेसिव सेल्स का नाम, जिसे ये खाने को इंजेस्ट करता है। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टिनोफोरा ग्रुप के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कुछ
अंदर अंदर केमिकल रिएक्शंस करते हैं। उस केमिकल रिएक्शंस में कुछ ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे जगमगा उठते हैं, यानी अंदर से इनके लाइट प्रोड्यूस होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट प्रोड्यूस करें या ल्यूमिनिसेंस शो करें, लाइट मतलब ल्यूमिनिसेंस, ल्यूमिनिसेंट बॉडी, जैसे चांद ल्यूमिनिसेंट है एक तरीके से बोल सकते हैं, हालांकि वो हमारे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ठीक है, ल्यूमिनिसेंट बॉडी है ना। तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ल्यूमिनिसेंट होता है तो बोलते हैं बायो ल्यूमिनिसेंस, बायो ल्यूमिनिसेंस। स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बायोल्यूमिनेसेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप टिनोफोरा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि टिनोफोरा का जन्म से अधिकार है या इनका कॉपीराइट है बायोल्यूमिनेसेंस के ऊपर, ऐसा नहीं है। द फायरफ्लाई, जिसको आप जुगनू बोलते हैं, वो भी बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। बहुत सारी जेलीफिश सिलेंट्रेट्स के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है, बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस पे इसका अधिकार नहीं है, कॉपीराइट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टिनोफोरा की प्रॉपर्टी है कि वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर रहता है कि टिनोफोरा है वो प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, दो इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, ये औरों की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। क्लियर पॉइंट। तो टिनोफोरा फाइलम आई सपोज आपको क्लियर है, मैंने इसके बारे में आपको ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी हैं। एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया और एक है एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ टिनोप्लाना। दोनों एग्जांपल याद रखिएगा, टिनोप्लाना आपको याद रहेगा, टिनोफोरा से टिनोप्लाना, और प्लूरोब्रैकिया द सी वॉलनट, द सी वॉलनट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो आई सपोज दैट इज ऑल अबाउट द टिनोफोरस। वापस से अगर इसे मैं नटशेल में बताऊं आपको रिवाइज कराते हुए कि टिनोफोरा इज अ फीचर जो सीलेंट रेट से मैच करता है, कैसे, डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में और अपने जेली लाइक होने में, इन सब फीचर्स में मैच करेगा। किससे? सीलेंट रेट से। अलग कैसे? इसमें फ्रेश वाटर फॉर्म्स नहीं है, इसके पास नीडोब्लास्ट नहीं है, इसलिए डिले नहीं बोल रहे, ठीक है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करता। इसके जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ही है। और इसके पास एडिशन में कॉम्प्लेट्स हैं, वो भी 8-8, ठीक है। और बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा है, खैर वो तो सीलेंट रेट भी शो कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द टिनोफोरा एंड द सीलेंट्रेट्स। किसी को कोई डाउट है तो वो रुक जाए और पूछ ले, बाकी लोग जा सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास। सर कोलोब्लास्ट का क्या वर्क है? बेटा एडहेसिव सेल्स चिपका रहे हैं ना, जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा उसको खाने के लिए चिपका के माउथ की तरफ डायरेक्ट करेंगे ना। हाँ ओके सर। सर इसका रिप्रोडक्शन कैसा है? बेटा अभी बताया मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में, करो ना रजावत। यस सर। आपको पता है टिनोफोरा का रिप्रोडक्शन कैसे है? सर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल? सर एक्सटर्नल। अभी भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। बाइसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल? सर बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट या इनडायरेक्ट गवर्नमेंट? सर इनडायरेक्ट। थैंक यू करना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हाट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? करो ना। गौतम अग्रवाल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टिनोफोरा? सर इसमें एब्सेंट होता है। ओके थैंक यू गौतम, ठीक से सुन लिया करना। सुन लिया दर्शन? दर्शन Yes, कुमार sir. राठौर, यस सर। गॉट द आंसर? यस सर। सर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है इसमें? हाँ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है सर इसमें, एक्सटर्नल? बेटा अभी भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो लिखा ब्लैक बोर्ड पे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाइसेक्सुअल Sexual और बोल सिटी रहा पे डाल रहा हूं। हाँ सेक्सुअली बोला सर मैंने। अरे वही मैं पूछ रहा हूँ, अब क्लियर है? यस सर। हाँ एनीबॉडी एनी अदर डाउट? सर हाँ जी। सर प्लूरोबैक्टीरिया का आपने डायग्राम बनाया है या ये एग्जांपल लिखा है आपने सिर्फ? किसका डायग्राम बनाया? प्लूरोबैक्टीरिया, ब्रैक्टिया मतलब। प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया। बेटा ये जो डायग्राम है ना, ये प्लूरोब्रैकिया का ही है, राइट? ओके सर। प्लूरोब्रैकिया के थ्रू मैंने बाकी सिलेंटेड एक्सप्लेन किए,
दूसरा एग्जांपल लिखा है टेनोप्लाना, ये तो शुरू में लिखते थे ना फ्लोरोब्रैकिया, ये तो ये है, दिस इज फ्लोरोब्रैकिया। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? चलो फिर बाकी बातें अगली क्लास में। थैंक यू सर।